So again, a new video is going to start now, and that is regarding theory of mixture. Okay, mixture may be homogeneous और heterogeneous. दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, या तो homogeneous मिक्सचर होता है या heterogeneous मिक्सचर होता है. ठीक है, homogeneous mixture is one which is uniform in composition and cannot be separated by pure mechanical means like settling or centrifuging, but they can be separated by thermal processes, heating or cooling etc. ठीक है, जैसे moist air है, moist air is a homogeneous mixture and it cannot be simply separated. आसानी से इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते. उसका heterogeneous mixture होता है नॉन यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी इजीली सेग्रीगेटेड. इनको आसानी से अलग कर सकते हैं बाय मैकेनिकल मींस, दैट इज़ फॉग या मिक्सचर ऑफ 717 कंप्रेसर लुब्रिकेटिंग ऑयल. इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो भी आसानी से जो है वो सेपरेट कर दिया जाता है, देन इट इज़ हेट्रोजीनियस. और अगर आसानी से सेपरेट नहीं होता है देन इट इज़ होमोजीनियस. तो दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये क्यों हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर क्वेश्चन में आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि हम दो रेफ्रिजरेंट का मिक्सिंग करते हैं. जैसे वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में हम दो रेफ्रिजरेंट मिलाते हैं, तब जा कर के हम दो रेफ्रिजरेंट मतलब दो मिक्सचर होता है. एक जैसे आपका अमोनिया और वाटर होता है, तो ये मिक्सचर ऑफ द टू होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस दो में से एक ही कोई बनेगा. ये तो लिथियम ब्रोमाइड एंड वाटर होता है. तो दो थ्योरी ऑफ मिक्सचर यहाँ भी एप्लीकेबल होगा. दो कंपोनेंट हम मिक्स कर रहे हैं, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस. ठीक है, कंसंट्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है? मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मिक्सचर और सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए बाइनरी मिक्सचर कैन बी डिफाइंड एज प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन. वो कोई भी बाइनरी मिक्सचर होगा, बाइनरी मतलब दो चीज़ों का मिक्सचर जो होगा वो हम डिफाइन कर सकते हैं दो तरीके से, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन से. लेट टू लिक्विड ए बी विद रिस्पेक्टिव मास Ma एंड Mb बी प्रेजेंट इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंटेनर. ए और बी दो हमारे पास दो मासेस हैं, Ma और Mb दो लिक्विड हैं, और दोनों को एक कंपार्टमेंट में हमने अलग करके रखा हुआ है. ऑफ ए कंटेनर बोथ लिक्विड आर एट द सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम है. तो TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू T1 हो गया. अब टोटल मास अगर M है, Ma प्लस Mb, टोटल मास M है तो Ma प्लस Mb टोटल मास हो गया. Ca Cb अगर दोनों कंपोनेंट का कंसंट्रेशन है तो Ca इज इक्वल टू Ma अपॉन M, Cb इज इक्वल टू Mb अपॉन M. दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है. या हम लिख सकते हैं, we can write it again, that is Ca upon Cb, that is Ma upon M plus Mb upon M is equal to 1, that is Ca plus Cb is equal to 1, or Cb is equal to 1 minus Ca. Then total volume of the two component before mixing is V1 is equal to Va plus Vb, or Mv1 is equal to MaVa plus MaVb. V1 कितना हुआ आपका? Ma अपॉन M Va, Mb अपॉन M Vb. कंसंट्रेशन के फॉर्म में लेंगे तो Ca Va प्लस 1 माइनस Ca इंटू Vb. V1 इज़ द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द टू कंपोनेंट बिफोर मिक्सिंग एंड Va Vb आर द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट A एंड B. ठीक है, V1 जो है दोनों का वॉल्यूम है, दोनों का है, लेकिन मिक्सिंग नहीं किया गया तो उसमें उसका वॉल्यूम V1 हुआ. और Va Vb जो इन दोनों का अलग अलग वॉल्यूम है. V1 is the specific volume of the two component before mixing and Va Vb are the specific volume of the component A and B respectively. Likewise, the specific enthalpy of the two component, the amount of heat absorbed or liberated during the process of mixing called heat of solution, delta H. तो H1 is equal to Ca H1 minus plus 1 minus Cb into Hb, और H2 is equal to H1 plus minus delta Hc. Hc is the heat of solution. Let partition be removed and liquid A and B be allowed to mix. दोनों partition हटा दिया तो A और B mix कर गए. Then the mass is conserved. मास तो हमारा दोनों को सेम रहेगा.
वॉल्यूम में भी इंक्रीज रिमेन कांस्टेंट और डिक्रीज, दूसरे का वॉल्यूम जो होगा या तो बढ़ेगा V1 से या बराबर होगा या कम रहेगा। सिमिलरली टेम्परेचर ऑल्सो, टेम्परेचर T2 जो है वो या तो बढ़ेगा या तो सेम रहेगा या तो घटेगा, दोनों में से टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों में वेरिएशन हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट वी कम इज टेम्परेचर कंसंट्रेशन डायग्राम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर कंसंट्रेशन डायग्राम, the temperature concentration diagram represent the variation of temperature with concentration for various pressure, कई प्रेशर के ऊपर, एक प्रेशर नहीं कई प्रेशर के ऊपर जो होता है हम टेम्परेचर कंसंट्रेशन डायग्राम का फिगर बना सकते हैं कई प्रेशर के ऊपर। तो यहाँ देखिए टेम्परेचर ये y एक्सेस पर हो गया, कंसंट्रेशन x एक्सेस पर हो गया। ये लाइन ABD ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और ADE ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है। तो ये इधर हो गया लिक्विड पूरा, ऊपर इधर हो गया सुपर हीटेड, इन दोनों के बीच में हो गया लिक्विड प्लस वेपर, ठीक है। पॉइंट 1, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। पॉइंट 1 रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेज ऑफ द लिक्विड। 1 पॉइंट, अब कोई भी कंसंट्रेशन हमने लिया है उस कंसंट्रेशन पर 1 पॉइंट पर 1 पॉइंट जो है आपका पॉइंट 1 रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेज ऑफ द लिक्विड, इनिशियल स्टेज ऑफ द लिक्विड हो गया। लिक्विड स्टेज ऑफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग इन ए वेसल फिल्ड विद ए लोडेड पिस्टन। अब कांस्टेंट प्रेशर कैसे, कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कोई हमने ऊपर मास रख दिया फिक्स्ड मास, तो हमारा प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वही किया गया है यहाँ पर, एक कंसंट्रेशन लेके एक सिलेंडर में गैस जो है लिक्विड और दो गैसेस जो है, दो लिक्विड जो है मिक्स किया गया और उसके बाद यहाँ से गर्म करना शुरू कर रहे हैं एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन F। तो when heat is supplied the temperature rises and appearance of the first bubble is observed, the temperature is then noted and point is noted as marked as 2, है ना। जब उसको गर्म करना शुरू किया 1 से 1 आया पॉइंट, फिर 2 पॉइंट आया, 2 पॉइंट पर फर्स्ट बबल जो है वो हमको दिखाई देगा, फर्स्ट बबल यहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा। 2 पॉइंट के बाद ये मिक्सचर है तुम्हारा, लिक्विड और गैस का मिक्सचर है, लिक्विड और गैस का मिक्सचर है। उसके बाद हमारा पॉइंट 3 आएगा, पॉइंट 3 जो है हमारा वेपर सेचुरेशन, वेपर का सेचुरेशन पॉइंट है, उसके ऊपर गर्म करेंगे तो ये सुपर हीटेड फॉर्म में चला जाएगा। तो व्हेन हीट इज सप्लाइड द टेम्परेचर राइजेज and the appearance of first bubble observed, the temperature is then noted at point 2, है ना। जब तो गर्म किया तो फर्स्ट बबल हमको 2 पर दिखाई दिया, उसके बाद गर्म करेंगे then it will be going at point 3. With further heating vaporization starts and temperature continues to rise till the entire mixture is vaporized. The corresponding point is point 3, ठीक है। गर्म करते चले गए तो यहाँ पर फाइनल हमारा टेम्परेचर पॉइंट 3 आ रहा। पॉइंट 3 पर क्या है, वो हमारा कम्प्लीटली वेपराइज हो गया, जो हमारा सोल्यूशन था वो कम्प्लीटली वेपराइज हो गया, ठीक है। इट हैज़ बीन कम्प्लीटली वेपराइज्ड। नाउ obviously the vaporization process of the mixture differ from that of single component when the temperature remains constant during the phase change. अब अगर सिंगल कंपोनेंट होता तो यहाँ से 0 से ही कंसंट्रेशन, एक का 0 रहता है एक का 1 रहता है, यहाँ से गर्म करते हैं, या दोनों मिक्सचर कंप्लीट दोनों का मिक्सिंग हो जाता है, कंसंट्रेशन दोनों का एक हो जाता है, देन यहाँ से गर्म करते हैं। लेकिन ये बीच में ले रहे हैं, ऑब्वियसली द वेपराइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ मिक्सचर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ सिंगल कंपोनेंट व्हेन द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फेज चेंज, है ना। फेज चेंज पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। Keeping the pressure same, the above process can be repeated, carried out for different concentration. अब प्रेशर सेम है, अब यही प्रोसेस गर्म करने का प्रोसेस हम डिफरेंट कंसंट्रेशन पर कर सकते हैं, CV पर कर सकते हैं, CD पर कर सकते हैं, ठीक है। The superheating of the mixture take place if further heated, और अगर इसको और हम फर्दर हीट करेंगे तो सुपर हीट 3 के बाद क्या होगा, 3 के आगे जाएगा जब सोल्यूशन, तो ये सुपर हीट होता चला जाएगा, 4 पर सुपर हीट होता चला जाएगा। द सुपर हीटिंग ऑफ द मिक्सचर टेक प्लेस इफ फर्दर हीटेड, कीपिंग द प्रेशर सेम, द अबव प्रोसेस कैन बी रिपीटेडली कैरिड आउट फॉर द डिफरेंट कंसंट्रेशन।
यही प्रोसेस कई कंसंट्रेशन पर हम रिपीट करके ले सकते हैं, ठीक है। ABE कर्व इज द लिक्विड सेचुरेशन कर्व, ABE ये लिक्विड सेचुरेशन कर्व हुआ नीचे वाला, एंड ADE इज द वेपर सेचुरेशन कर्व, ADE ऊपर वाला कर्व वेपर सेचुरेशन कर्व हुआ। देन फ्रॉम द स्टेट F द मास ऑफ द मिक्सचर, अब किसी भी पॉइंट F, कोई एक पॉइंट F है बीच में है जो को, तो मास ऑफ द मिक्सचर दैट इज MF इज इक्वल टू MB प्लस MD। MB अगर स्ट्रेट लाइन हम खींचे यहाँ से तो ये लिक्विड का मास होगा और इधर ये वेपर का मास होगा, तो दोनों एक लिक्विड का मास एक वेपर का मास, तो टोटल मास F पर क्या होगा MF प्लस इज इक्वल टू MB प्लस MD, या we can say that MB plus MD are the masses of the liquid and vapor corresponding to a state of the mixture. Then in terms of concentration, MF into CF, MF into CF इस जगह पर जो concentration है that will be equal to MB into CB, that is MB into CB plus MD into CD, MB into CB, MD into CD, ठीक है। तो MF क्या चीज़ है आपका, MF जो है MB प्लस MD है, MB प्लस MD है। CF क्या है आपका, कंसनट्रेशन एट पॉइंट F है, दैट विल बी इक्वल टू MB इंटू CB प्लस MD इंटू CD। तो हम लिख सकते हैं फिर MB प्लस MD MF की जगह पर इंटू CF इज इक्वल टू MD इंटू CB प्लस MD इंटू CD। अब सिंप्लीफाई करें इसको, हम रेशियो लें तो रेशियो में आएगा MB अपॉन MD इज इक्वल टू CD माइनस CF डिवाइडेड बाई CF माइनस CB, CD माइनस CF डिवाइडेड बाई CF माइनस CB, CD माइनस CF ये हो गया CD माइनस CF डिवाइडेड बाई CF माइनस CB। या लेंथ CD माइनस CF क्या है, लेंथ है FD, लेंथ ऑफ द सेगमेंट FD। उसी तरीके से CF माइनस CB क्या है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट FB का दोनों का सेगमेंट हो गया। Obviously ratio of the mass of the liquid and vapor are inversely proportional to their length, है ना। तो masses क्या है, लेंथ के प्रोपोर्शनल हुए ना, लेंथ MB अपॉन MD जो लेंथ है उसके masses जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल हुए, है ना, लेंथ के प्रोपोर्शनल हो रहे हैं यहाँ पर। Obviously the mass ratio of the masses of the liquid, ratio of the masses of the liquid and vapor, those MB upon MD is equal to CD minus CF divided by CF minus CB, that is the length of the segment FD divided by the length of the segment FB, ठीक है। Obviously ratio of the masses of the liquid and vapor are inversely proportional to their length, है ना, लेंथ के प्रोपोर्शनल में। The above correlation is referred to be as the mixture rule और लीवर रूल, इसी को लीवर रूल भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप फिगर एक देखिए और हमने दिखाया है, उसमें देखेंगे आपके टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ये डिफरेंट प्रेशर्स पर दिखाई दे रहा है। ये प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 है, ये प्रेशर P3 है, और सबके अलग अलग लाइन है। ये आपका हो गया बॉइलिंग लाइन, ये हो गया आपका कंडेंसिंग लाइन, फिर इसका ये बॉइलिंग लाइन, इसका ये कंडेंसिंग लाइन, इसका ये बॉइलिंग लाइन, इसका ये कंडेंसिंग लाइन, तीनों का सबका तीनों का अलग चीज़ दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमने आपको डायग्राम बताया कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विच आई एम गोइंग टू आई वुड लाइक टू डिस्कस, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस किसको बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस सुना होगा नाम आपने, ड्राई आइस क्या होता है। Despite its high manufacturing cost, is used as a refrigerant due to following reason। हम ड्राई आइस को एज ए रेफ्रिजरेंट भी यूज़ करते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का बहुत हाई आता है, फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं। क्यों? इट इज़ नॉन टॉक्सिक एंड नॉन करोसिव। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है और करोसिव भी नहीं होता। दूसरा चीज़, इट कैन बी ईजिली हैंडल एंड कट, आराम से इसको हम हैंडल कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। तीसरा चीज़, एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्शनेबल लिक्विड एंड स्मॉलर स्पेस रिक्वायरमेंट और रिक्वायर्ड कूलिंग कैपेसिटी।
जगह भी कम लगता है इसमें, और इसमें लिक्विफिकेशन तो होता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिक्विड फेज में तो जाता नहीं है, सीधा ये सब्लिमेट करके गैसियस फेज में चला जाता है। तो ये इसका फ़ायदा है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिखाया गया डायग्राम आपको, ये एक प्रेशर पर है और टेम्परेचर पर है। ये -100 टेम्परेचर दिखा रहा है नीचे में, 0, 31, -56, -78.3 एंड -180। -180 से लाइन जा रही है क्रिटिकल पॉइंट तक जो कि 31 डिग्री है, और ट्रिपल पॉइंट इसका जो है बीच में है -56.60 पर। तो ये ट्रिपल पॉइंट से फिर एक लाइन निकल के जा रही है आगे। तो इसमें देखिए 3 फेजेस हो रहे हैं। एक तो सॉलिड फेज है लेफ्ट हैंड साइड में, फिर लिक्विड फेज है ऊपर में, और फिर गैसियस फेज है, ठीक है ना। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर देखिए क्या हाल होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आप देखेंगे कि सॉलिड फेज है, और सॉलिड फेज से सीधा वो चेंज हो जा रहा है गैसियस फेज में। सॉलिड फेज से सीधा गैसियस फेज में चेंज हो रहा है, क्योंकि ये ट्रिपल पॉइंट से नीचे है पॉइंट, है ना। ट्रिपल पॉइंट से नीचे है। ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर हमारा 5.78 है, 5.178 है, और प्रेशर जो टेम्परेचर जो -56.60 है। जबकि ट्रिपल पॉइंट के नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1.013 पर ट्रिपल पॉइंट हमारा -78.3 है। तो ये पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट से नीचे है। इसीलिए जब भी CO2 को हम गर्म करते हैं तो सॉलिड फेज से सीधा गैसियस फेज में आ जाता है, लिक्विड फेज में नहीं जाता है। अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर लेंगे, उसको क्रिटिकल पॉइंट पर लाएंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर लेंगे, देन इट विल गो टू द लिक्विड फेज फर्स्ट, देन इट विल कम इनटू द गैसियस फेज। इसीलिए सॉलिड CO2 जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सीधा जो होता है गैसियस फेज में चेंज हो जाता है। ये डायग्राम एक और हमने दिखाया है जो कि प्रेशर और एंथैल्पी के बीच में है। 0.1 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 0.2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, 2 to 3 कंडेंसेशन है, 3 to 4 जो है हमारा एक्सपेंशन है, एंड 4 to 6 एवोपरेशन है। यहाँ पर हमारे पास 5.5 भी है और 0.6 भी है। क्रिटिकल पॉइंट ऊपर में दिखा रहे हैं हम, एकदम ऊपर में है। द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ CO2 इज -56.60। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर जो है ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ CO2 इज -56.60, ये ठीक है, एट 5.178 बार, एट 5.178 बार, ठीक है। फ्रॉम PT डायग्राम, when the pressure is above the triple point pressure, the solid phase first passes to liquid phase, है ना, and then goes to gaseous phase। आप देख रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जाएंगे तो सॉलिड फेज पहले लिक्विड में आएगा, तब गैसियस फेज में आएगा, ठीक है ना। बट when the pressure is below triple point, the solid phase sublimate directly into gaseous phase। of course ट्रिपल पॉइंट यहाँ है, उसके नीचे में जब क्या हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सीधा देखिए ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है गैसियस फेज में, डायरेक्टली जो है गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। डायरेक्टली इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू गैसियस फेज, ओके। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013, द सॉलिड CO2 sublimate into gaseous phase of -78.3 degree centigrade. Thus solid CO2 may be used as atmospheric pressure for prevention of perishable requirement low temperature during the transportation। इसीलिए जब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह किया जाता है, कोई चीज़ का भेजा जाता है कहीं बाहर में, तो उसमें हम CO2 गैस जो है वो हम यूज़ करते हैं। CO2 एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। अब मैन्युफैक्चर ऑफ सॉलिड CO2 कैसे होता है, कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे आपको। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड CO2 और ड्राई आइस, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ solidification of liquid CO2 is by expansion of liquid carbon dioxide to a pressure below that of its triple point pressure। triple point pressure से नीचे में expansion करते हैं इसका। The CO2 gas is first of all compressed to a pressure of -60 to 70 bar, then condensed by using cooling water। The liquid CO2 thus obtained is solidified in order to produce ड्राई आइस। यहाँ देखिए नीचे दिखाई दे रहा है कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है, और ये स्नो चैम्बर है। यहाँ पर ये स्नो चैम्बर है
जिसका कि प्रेशर 1.013 है। यहाँ पर ये बर्फ़ के फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर बचा हुआ गैस सीधा फिर कंप्रेसर में जाता है और मेकअप CO2 हमको, चूँकि CO2 यहाँ बर्फ़ के फॉर्म में चेंज हो गया है तो मेकअप CO2 भेजना पड़ता है हमको अलग से। द इक्विपमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम with an exception that means must be provided for supplying the makeup CO2 gas for the removal of the solid CO2। अब यहाँ solid CO2 जब फॉर्म हो गया तो CO2 कंज्यूम हो गया, तो उसके लिए हमको makeup CO2 की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम यहाँ से सप्लाई करते हैं। It is very uneconomical to produce solid CO2 at its as it consumes heavy power. For reducing the power consumption, multi-stage compressor with water intercooling and flash intercooler may be used। अब अगर सिंगल कंप्रेसर अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होगा, सिंगल कंप्रेसर यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा पावर खर्च होगा। सबसे बड़ी बात तो ये पावर खर्च होगा। उसके बाद अगर हम उसके जगह पर मल्टी कंप्रेसर यूज़ करें, वाटर इंटरकूलर लगा दें तो हमारा पावर कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से हमारा पावर कंजम्पशन जो होता है कम हो जाएगा। इसलिए मल्टी कंप्रेसर यूज़ करते हैं और मल्टी कंप्रेसर यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ पावर कंजम्पशन, उसके बाद वाटर इंटरकूलर उसमें लगा देते हैं और फ्लैश चैम्बर लगा देते हैं जिससे कि हमारा CO2 कम ना होने पाए। ठीक है, तो ये तो रहा सॉलिड CO2 के बारे में आपको जानकारी दिया मैंने, कैसे बनाते हैं, क्या होता है सॉलिड CO2। अब उसके बाद थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट ऑफ रेफ्रिजरेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। पेयर ऑफ रेफ्रिजरेंट। अब पेयर ऑफ रेफ्रिजरेंट में क्या क्या होता है, अमोनिया वाटर होता है। अमोनिया इज़ रेफ्रिजरेंट एंड वाटर इज़ एब्जॉर्बेंट। अमोनिया वाटर में डिज़ॉल्व हो जाता है ईजिली, फॉर्म है एक्वस अमोनिया। फिर दूसरा होता है वाटर लिथियम ब्रोमाइड। वाटर रेफ्रिजरेंट एंड लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बेंट होता है। देन रेफ्रिजरेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके बारे में बातचीत करते हैं। रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी, लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए रेफ्रिजरेंट की, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए, केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए थ्रू आउट द साइकिल, और उसके बाद हाई एफिनिटी फॉर द एब्जॉर्बेंट एट लो टेम्परेचर एंड लेस एफिनिटी एट हाई टेम्परेचर, है ना। अमोनिया वाटर में क्या होता है, अमोनिया वाटर में जब टेम्परेचर लो रहता है तो अमोनिया वाटर बड़े इजली मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, हाई एफिनिटी होना चाहिए दोनों के बीच में। एट लो स्पेसिफिक हीट, हाई एफिनिटी फॉर द एब्जॉर्बेंट एट लो टेम्परेचर एंड हाई एफिनिटी एट एंड लेस एफिनिटी एट द हाई टेम्परेचर। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों को सेपरेट हो जाना चाहिए, एफिनिटी उनकी कम हो जानी चाहिए। ठीक है, देन कम्स एब्जॉर्बेंट। लो, अब ये तो रेफ्रिजरेंट के बारे में था, रेफ्रिजरेंट अमोनिया था, उसकी प्रॉपर्टी होगी। अब एब्जॉर्बेंट वाटर, लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट होनी चाहिए, केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मिनिमम हीट लिबरेशन व्हेन रेफ्रिजरेंट इज एब्जॉर्ब, कम से कम हीट निकलना चाहिए जब रेफ्रिजरेशन एब्जॉर्ब होता है। देन आइडियल रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट कॉम्बिनेशन, रेनॉल्ट लॉ लगता है बेटा, रेनॉल्ट लॉ वो नहीं है। द कॉम्बिनेशन शुड हैव द हाई डिग्री ऑफ negative deviation from the Reynolds law. The mixture should have low specific heat and low viscosity। ठीक है, जो मिक्सचर बनेगा उसका भी स्पेसिफिक हीट और विस्कोसिटी कम होना चाहिए। It should have low viscosity and low specific heat. Then mixture should be non-corrosive होना चाहिए। फिर mixture should have small heat। ठीक है, फिर this mixture have low freezing point भी इनका लो होना चाहिए। There should be large difference in boiling point of the refrigerant and absorbent। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत फ़र्क होना चाहिए। अब अमोनिया वाटर रेफ्रिजरेंट है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में बहुत फ़र्क होता है। अमोनिया जो होता है वो आपका -75-76 डिग्री टेम्परेचर पर बॉयल होता है और वाटर जो होता है 100 डिग्री पर होता है। तो करीब करीब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो है 200 डिग्री का अप्रॉक्सीमेटली फ़र्क होता है। तो जिससे क्या होगा, अमोनिया पहले बॉयल आउट होकर निकल जाएगा और वाटर बाद में बॉयल होगा। ठीक है,
Then mixture should have low specific heat. Mixture should be non-corrosive. Mixture should have small heat. Mixture should have less freezing point. There should be large difference between the boiling point. बताया था अमोनिया वाटर एब्जॉर्बेंट सिस्टम फाइंड ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन द लार्ज टनेज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. अमोनिया वाटर रेफ्रिजरेंट का जो हमारा रेफ्रिजरेटिंग प्लांट होता है दैट इज़ ऑफ वेरी हाई कैपेसिटी 1000 TR का होता है, 1000 TR या उससे ज़्यादा होता है. अब एडवांटेज ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम एंड वेपर कंप्रेशन सिस्टम दोनों में क्या फ़र्क है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें. द डिफरेंस बिटवीन द टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिकली बिटवीन द टू रेफ्रिजरेंट्स, टू सिस्टम. In ammonia refrigeration system, the only moving part is pump, which has a small motor, thus wear and tear is less. While in vapor compression refrigeration system, same capacity, more wear and tear are noise. है ना, क्योंकि इसमें वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में सिर्फ एक छोटा सा पंप लगा रहता है जो कि बहुत कम बिजली भी लेता है और वेयर एंड टीयर भी कम होता है. जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में क्या है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में बहुत बड़ा सा हमारे पास वो रहता है आपका मोटर कंप्रेसर और पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करता है, नॉइस भी क्रिएट करता है. द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजेज हीट एनर्जी टू चेंज द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द वेपर from the evaporator. The vapor compression refrigeration system uses mechanical energy change the condition of the refrigerant from the evaporator. है ना, एक में तो हमको सिर्फ हीट एनर्जी से काम चल जाता है वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल में, वेपर एब्जॉर्बेंट साइकिल में, और वेपर कंप्रेशन साइकिल में हमको एक मोटर यूज़ करना पड़ता है जो कि हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है. देन थर्ड पॉइंट, वेपर एब्जॉर्प्शन. Third point I would like to tell now, that is in vapor absorption refrigeration system are usually designated to use steam. यहाँ पे steam यूज़ करते हैं the high temperature and pressure or low pressure. Thus this system can be used where electric power is difficult to obtain. बिजली नहीं है फिर भी हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सिर्फ एक छोटा सा पंप हमको चलाने के लिए ज़रूरत पड़ता है बिजली. वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैन ऑपरेट रिड्यूस evaporator pressure to a temperature by increasing the steam pressure to generator with a little decrease in capacity, but the capacity of vapor compression refrigeration system drop rapidly with low evaporator pressure. अगर evaporator pressure लो है तो भी हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है वो उसके कैपेसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कैपेसिटी पर तुरंत फ़र्क पड़ेगा अगर एवापोरेटर की कैपेसिटी हम लो या ज़्यादा या कम कर दें. फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा द लोकल वेरिएशन डू नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम. While vapor compression refrigeration system at partial wear, partial load is poor. वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का लोड में वेरिएशन ज़्यादा कम थोड़ा बहुत हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क उसके ऊपर नहीं पड़ता है. जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन से रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लोड से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगता है. नेक्स्ट हमारा आ रहा है द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैन बी बिल्ट इन कैपेसिटी वेल अबव द 1000 ton of refrigeration, each with the largest size for single compressor unit. एक कंप्रेसर यूनिट यूज़ करके वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हम बहुत हाई कैपेसिटी का 1000 टन तक का कैपेसिटी का हम प्लांट बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. वेरी हाई कैपेसिटी प्लांट कैन बी created. Okay, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है. जबकि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में ऐसा नहीं है, वहाँ पर कैपेसिटी हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर कैपेसिटी लिमिट होता है हमारे पास. देन लास्ट वन, द स्पेस रिक्वायर्ड एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल रिक्वायरमेंट फॉर वेपर एब्जॉर्बेंट सिस्टम इज़ वेरी लो. है ना, कम जगह में ही वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कम जगह में ही हमारा इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक कंट्रोल रिक्वायरमेंट भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत
ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वेपर कंप्रेशन साइकिल में हमारा स्पेस भी ज़्यादा लगता है और ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट, ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम वगैरह में भी हमको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो देयर इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम फॉर हाई कैपेसिटी, and for low capacity vapor refrigeration, vapor compression refrigeration system is more viable. Okay, this is the basic difference. Thank you for all listening to me. Thank you.